हेलो गाइस, मेरा नाम है सौम्य पटेल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। तो सेल इंजरी का मेन कॉज क्या था हमारा? हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कम ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा मेन सिस्टम क्या चलता है? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये डिस्टर्ब हाइपोक्सिया की वजह से ईटीएस डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से हमारे बॉडी में एटीपी कम बनेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि एटीपी कम बढ़ते हैं, ठीक है। उसकी वजह से 3 मेजर चेंजेस होते हैं। सबसे पहला होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पम्प। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पम्प का मेन काम क्या होता है? उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं, नोकिया। नोकिया मतलब एन मतलब जो सोडियम होता है वो उसको सेल के आउटसाइड भेजेगा और जो पोटेशियम होता है उसका इनफ्लक्स कराएगा। अब इस पंप का फेलियर हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि सेल्यूलर सोडियम बढ़ जाएगा। अब उसमें सेल्यूलर सोडियम बढ़ जाने की वजह से इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा, जो क्या करेगा? सेल्यूलर स्वेलिंग करवाता है। ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज है रिवर्सिबल सेल इंजरी का। इसको हाइड्रोपिक चेंज भी बोलते हैं क्योंकि वाटर एंटर हुआ। ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। और सबसे पहला चेंज क्या था कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन था, वो रिवर्सिबल सेल इंजरी का फर्स्ट चेंज था। लेकिन फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या है? सेल्यूलर स्वेलिंग। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। फिर आता है माइक्रोविलाई फ्लैटनिंग। माइक्रोविलाई फ्लैटनिंग कैसे होता है? अगर मान लो कि ये सेल है कोई, उसके आसपास माइक्रोविलाई हो गई और सेल्यूलर स्वेलिंग हो गई, उसकी वजह से जो माइक्रोविलाई हो गए वो फ्लैट दिखते हैं। फिर हमको देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये जो मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ निकल आ रही है, आउट पाउचिंग हो रहा है, इसको हम मेम्ब्रेन ब्लेब्स बोलते हैं। फिर हमको ये माइलिन फिगर्स, सर्कुलर टाइप्स के माइलिन फिगर्स देखने को मिलते हैं। माइलिन फिगर्स क्या है? कंसेंट्रिक लैमिलेशन। माइलिन फिगर्स हमको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी देखने को मिलते हैं। ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम से, लेकिन फॉस्फोलिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फॉस्फोलिपिड कहाँ से आता है? मेम्ब्रेन से। फिर हमारा दूसरा चेंज क्या है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में किसका कॉज क्या था? हाइपोक्सिया। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होने की वजह से लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से पीएच कम होगी और साइटोप्लाज्म एसिडिक बन जाएगा। इसकी वजह से क्या? एसिडिक होने की वजह से न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग होती है। तीसरा चेंज है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। उसकी वजह से क्या होगा? जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाएंगे। इसका मेन काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस का। अब ये राइबोसोम्स डिटैच हो गए, इसकी वजह से क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा। ये तो बात की हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इसके 2 मेजर चेंजेस क्या होते हैं कि इसमें सीवियर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है। सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन डैमेज। उसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन होगा। अब इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन क्यों होता है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कैल्शियम होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। 99% ऑफ कैल्शियम सेल के बाहर होता है। अगर वो अब कैल्शियम सेल के अंदर आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स होगा। कौन कौन से एंजाइम्स? फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएस, एंडोन्यूक्लियस, एटीपेस। अगर मान लो कि ये सेल कैल्शियम पहले से ही सेल्स में अंदर होता तो ये इन सब एंजाइम को एक्टिवेट करवा देता और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता और डैमेज टू न्यूक्लियस होगा। एटीपीएस क्या करेगा? एटीपी कम करवाएगा, एटीपी का ब्रेकडाउन करवाएगा। प्रोटीएस क्या करेगा? डैमेज टू प्रोटीन, फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलिपिड्स। इसकी वजह से नेचुरल कंडीशन में तो हाँ ये सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, लेकिन नेक्रोसिस के दरमियान कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होता है और इस तरह ये नेक्रोसिस करवाता है, मतलब सेल डेथ सेल करवाता है। फिर दूसरा क्या चेंज होगा कि इंक्रीज, अब ये कैल्शियम सेल साइटोप्लाज्म में एंटर हुआ, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंटर करेगा। उसकी वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हमको अमोर्फस प्रोक्यूलेंट डेंसिटीज देखने को मिलते हैं, जो मेजर चेंज है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। फिर दूसरा हमको देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर चेंजेस। अब ये मान लो कि अगर ये नॉर्मल सेल है, इसका आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस का कंडेंसेशन होगा और न्यूक्लियस छोटा भी हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? पिग्नोसिस, जिसमें न्यूक्लियस का सिंक्रेज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा कि कैरियो रेक्सिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, रेक्सिस मतलब फ्रेगमेंटेशन। इसमें आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस का एक फ्रेगमेंटेशन हो गया। लास्ट क्या होगा? कैरियोलाइसिस। लाइसिस मतलब डिजोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। तो इस वीडियो को हम करते हैं ख़त्म।
थैंक यू गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बताइए कि अब हमें क्या कुछ नया करना चाहिए जिससे आप आसानी से टॉपिक को समझ पाए। थैंक यू गाइस।